वेलकम टू माय फ्रेंड्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 और मृत्यु 1956 में हुआ। भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। जन्म 14 अप्रैल 1891 और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के लिए परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। कौन सा सही है इनमें? तो ये दोनों ही कथन सही है, 1 और 2। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर, इसको एक संगृहीत संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में कौन सा सत्य है? ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों के तत्व और विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या बी, जवाहरलाल नेहरू, या सी, मौलाना आज़ाद, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो डॉक्टर मौलाना आज़ाद ने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के
रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में के भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कथन है मोरिस जोन्स का या हार्ग्रेव जूनियर का या अलेक्जेंड्रोविच का या आइगर जेकिंस का। तो अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व को कम करके आका है, ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कहा था ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। ग्रैनविले ऑस्टिन का था ये कथन। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा में। ये संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रमुख समितियां इनके अध्यक्ष का विवरण इस प्रकार है। समिति संघ संविधान समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति इसके थे जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र, बी.टी.पी. खेतान आदि शामिल थे। बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी एवं भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल।
संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो ये थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु, और उप समिति आएगा तो इनके अलग हो जाएंगे। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे, कितने अन्य सदस्य थे? तो उनके अलावा 6 और अन्य सदस्य थे संविधान सभा की प्रारूप समिति में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। ये थे एन गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान। इनमें से बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचारी की इस समिति में शामिल किया गया था। 7वां, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे एन. गोपालास्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 2 को एलिमिनेट करें तो जाएगा 1 और 3। नहीं, सॉरी फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य एन. गोपालास्वामी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये सदस्य थे, और उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल नहीं थे। तो ऑप्शन सी 1 और 3 सही है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का सदस्य मोहम्मद सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, के अय्यर थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को आज़ादी के लगभग 14 दिनों बाद किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा 6 अन्य सदस्य थे। मौलाना आज़ाद,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी.बी. केलकर, हरिकर पट्टाभी, सीतारामैया। दूसरा, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य सदस्य थे। अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका की भाषा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय या संविधान, संसद या धर्म? संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासक के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित के संविधान में से ली गई है। ए यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदर्शों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था
केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है। तो ये भारत और यूएसए में है क्योंकि वहीं से लिया गया है न्यायिक पुनर्विलेखन, जुडिशियल रिव्यू। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया गया है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, या न्यायालय की द्वैतता, या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है, वहीं से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद कनाडा देश के पद्धति पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ को संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से मतलब कनाडा से लिया गया है। धन्यवाद फ्रेंड्स।